Assalamualaikum my YouTube family, welcome back to my YouTube channel Medical with Aisha Wagan. Finally we have completed the embryology of the GIT. Now I have decided that we should solve some BCQs, some SEQs and OSP from our past papers. मैंने क्या किया कि पास्ट पेपर से कुछ PCQs कलेक्ट किए जो कि एम्ब्रोलॉजी ऑफ GIT से एनुअल में आ चुके थे। SEQs कलेक्ट किए और OSPs देखी कि कौन सी आ चुकी हैं, जैसे कि हम प्रैक्टिस कर सकें एनुअल्स के लिए। यहाँ पे मैंने कुछ BCQs निकाले थे, उनको लिखा था और राइट आंसर भी मैंने टिक कर दिया है। ये फर्स्ट यहाँ पे हमारे पास BCQ आ रहा है। An organ is covered only on one surface with peritoneum and is immobile. How would you classify this organ? Now अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन मिल रहा है। पहले तो हमें ध्यान में रहना चाहिए कि क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के साथ साथ आई विल गिव यू सम टिप्स कि BCQs को कैसे लिखा जाए या कैसे टिक किया जाए, या SEQs को या OSP को कैसे सॉल्व किया जाए फॉर ऑप्टिमिंग मैक्सिमम मार्क्स। यहाँ पे हमें क्या एक्सप्लेनेशन मिल रही है कि एक आर्गन है जो कि एक वन सरफेस से पेरिटोनियम से कवर्ड है एंड इमोबाइल है। अब आप इस आर्गन को कैसे क्लासीफाई करेंगे, नीचे ऑप्शंस हमें दिए गए हैं, पेरिटोनियल, इंट्रापेरिटोनियल, सब पेरिटोनियल, रेट्रोपेरिटोनियल एंड सुप्रापेरिटोनियल। इट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन। इसमें जो राइट आंसर होगा वो रेट्रोपेरिटोनियल होगा, क्योंकि ये सीधी सी इसकी डेफिनेशन इन्होंने लिखी है कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स जो होते हैं वो अटैच होते हैं पोस्टीरियर बॉडी वाल से, इसीलिए हम उन्हें रेट्रो मीन्स पोस्टीरियर बोलते हैं, पेरिटोनियल ऑर्गन्स बोलते हैं। और दूसरी चीज़ कि उनके सिर्फ एंटीरियर सरफेस पे पेरिटोनियम होती है और इमोबाइल भी होते हैं, तो ये ऑर्गन्स जो होंगे हमारे रेट्रो पेरिटोनियल होंगे। ये जो सारे BCQs हैं ये हमारी GITF एम्ब्रोलॉजी से उठाए गए हैं। क्वेश्चन 2 आ रहा है, What differentiates an omphalocele from a congenital umbilical hernia जो गैस्ट्रोकाइसिस हो रही है, ये 2 दफ़ा आ चुका है। तो क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। इसमें हमें दो डिजीज़ में जो मिडगट की डिजीज़ हैं, जो फॉल्ट्स हैं, बॉडी वाल डिफेक्ट्स हैं, उनमें से दो में से डिफरेंस पूछा गया है कि एक तरफ है हमारे पास ओम्फेलोसील है एंड दूसरी तरफ हमारे पास गैस्ट्रोकाइसिस है। तो आप कौन सी चीज़ होती है जो मेन डिफरेंस क्रिएट करती है इन दोनों में। यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, लोकेशन ऑफ हार्ट, फ्यूजन ऑफ स्टर्नम एमनोटिक मेम्ब्रेन, लोकेशन ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड, क्लोजर ऑफ फोसा ओवलस। ये जो सब ऑप्शंस आपने क्या करना है कि एक्सक्लूड करते जाना है, या कि ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। तो बाकी बचे 2 ऑप्शन। ये बिल्कुल इजी है, क्योंकि जो हमें ओम्फालोसील होती है उसकी अल्ट्रासाउंड में भी हमें यूँ नज़र आता है, यानी कि जो लूप्स नज़र आते हैं वो एक बाल की फॉर्म में होते हैं, वो बाहर से कवर्ड होते हैं एमनियोन से, एमनोटिक मेम्ब्रेन से। और जो गैस्ट्रोकाइसिस का डिफेक्ट होता है वो हमारा क्या होता है, यानी कि अम्बिलिकल कॉर्ड की अम्बिलिकस जहाँ पे होता है उसकी मोस्टली राइट साइड पे होता है, और वहाँ से यूँ बस इंटेस्टाइन के लूब्स नज़र आते हैं, यानी कि वो एक पर्टिकुलर फॉर्म में नहीं होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई पेरिटोनियम या फिर एमनोटिक मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो एमनोटिक मेम्ब्रेन होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम। आफ्टर द बर्थ द लेफ्ट अम्बिलिकल वेन इज ओब्लिटरेटेड टू फॉर्म दी, यानी बर्थ से पहले जो हमारी लेफ्ट अम्बिलिकल वेन होती है उसके बाद वो किस में ओब्लिटरेट होगी, यानी किस में चेंज होगी, तो वो हमारी चेंज हो जाती है लिगामेंटम टीरीज में। ये भी हमारी बुक की लाइन ली गई है, जिसमें से यहाँ पे लिखा हुआ है, द फ्री मार्जिन of the falciform ligament contains the umbilical vein which is obliterated after birth to form the round ligament of the liver or ligamentum teres hepatis। यानी कि इससे जाहिर हो गया कि आपने अच्छी तरीके से बुक को रीड किया है, आपने अच्छी तरीके से हर चीज़ को डिफ्रेंशिएट किया है, समझ लिया है, तो BCQs विल बी ईजी, क्योंकि बाहर से नहीं होते हैं, ऑप्शंस भी हमारे बुक से ही होते हैं, क्वेश्चन भी बुक से ही होता है। अगर आपने अच्छे तरीके से रीड किया होगा तो आप डेफिनेटली कर जाएंगे। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा लिगामेंटम टीरीज। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है फिजियोलॉजिकल हर्निया पे। फिजियोलॉजिकल हर्निया वैसे इंपॉर्टेंट है वाइवा के हिसाब से या फिर मिडगट, इनमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते जाते हैं OSP में भी। अब यहाँ पे हमें ऑप्शंस मिल रहे हैं,
फिजियोलॉजिकल हर्निया मतलब जब फिजियोलॉजिकल हर्निया में क्या होता है कि हमारे इंटेस्टाइनल लूप्स जो होते हैं वो टेम्पररी एब्नॉर्मल कैविटी से 6th वीक में बाहर जाते हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कैविटी में। तो उसका बोले रीज़न क्या है? रीज़न तो काफ़ी होते हैं कि स्पेसेस कम हो जाती हैं, लेकिन एक और रीज़न होता है कि मतलब एक लिम्ब की ग्रोथ मतलब ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से क्या होता है हमारी फिजियोलॉजिकल हर्निया होती है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ cephalic limb of the midgut loop। सेकेंड ऑप्शन है ड्यू टू एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द कार्डल लिम्ब ऑफ द midgut loop and due to the gut rotation usually present after birth above prone to the obstruction। सो यहाँ से जो मोस्ट अप्रोप्रिएट कभी कभी क्या होता है कि BCQs का मतलब ये बेस्ट चॉइस क्वेश्चंस, यानी कि हो सकता है कि 2 ऑप्शंस आपको करेक्ट लगें, लेकिन चूज़ वही ऑप्शन करना है जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो, जो सबसे ज़्यादा अप्रोप्रिएट हो, जो क्वेश्चन पूछा गया है उससे ज़्यादा मैच हो। लाइक यहाँ पे देखा जाए तो गट रोटेशन भी होती है, लेकिन हमें हर्निया के बारे में पूछा गया है, फिजियोलॉजिकल हर्निया के बारे में कि वो क्यों होती है, तो वो होती है ड्यू टू द एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ द सेफलिक लिम्ब जो होती है हमारी, उसकी वजह से मतलब ग्रोथ होती है। ये भी हमारी बुक की एक लाइन ही है। देन कम टू द क्वेश्चन, अनसीनेट प्रोसेस ऑफ द पेनक्रियाज। अनसीनेट वर्ड है, वो लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है हुक लाइक। जो प्रोसेस होता है हमारी पेनक्रियाज का वो किससे बनता है? जैसे कि पेनक्रियाज जब डेवलप होता है तो उसकी 2 बर्ड्स होती हैं, वेंट्रल बर्ड होती है एंड डोर्सल बर्ड। तो पेनक्रियाज के कुछ पार्ट्स जो होते हैं वो डोर्सल बर्ड से आते हैं और कुछ पार्ट्स हमारे वेंट्रल बर्ड से आते हैं। तो अनसीनेट प्रोसेस जो था वो हमारी वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड से आता है, ये याद करने की चीज़ है। और दूसरा होता है हमारे इन्फीरियर पार्ट ऑफ हेड ऑफ पेनक्रियाज जो हमारे वेंट्रल पेनक्रियाटिक डक्ट से आता है। बाकी जो पूरा का पूरा हमारा पेनक्रियाज होता है वो हमारी डोर्सल पेनक्रियाटिक बर्ड से आता है। तो ये क्वेश्चन बहुत ईजी था कि अनसीनेट प्रोसेस ऑफ द पेनक्रियाज इज फॉर्म्ड फ्रॉम द वेंट्रल पेनक्रियाटिक बर्ड। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ द कंजेनाइटल इसोफेजियल एबनॉर्मलिटीज़, या उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है कि मोस्ट कॉमन कौन सी होती है। तो उसमें डिफरेंट केसेस हमने स्टडी किए थे अपनी वीडियो में कि मतलब या ऐसे हो सकता है कि प्रोक्सिमल जो एंड हो इसोफेगस की ब्लाइंड हो, डिस्टल का मतलब फिस्टूला हो विद ट्रेकिया, या फिर ऐसा हो कि प्रोक्सिमल का फिस्टूला हो, डिस्टल एंड ब्लॉक्ड हो, या दोनों का फिस्टूला हो। मतलब ऐसे ऐसे डिफरेंट केसेस हमने स्टडी किया था। तो अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे जो मोस्ट कॉमन होती है हमारी वो कौन सी एबनॉर्मलिटी होती है, यानी कि एसोफेजियल एट्रेसिया तो होती है लेकिन मोस्ट कॉमन कौन सी होती है? तो मोस्ट कॉमन जो होती है वो होती है प्रोक्सिमल इसोफेगस ब्लाइंड एंड हो और डिस्टल ट्रेकोएसोफेगस फिस्टूला यानी कनेक्शन हो। अब मैंने यहाँ पे स्टडी किया था, बताया था आपको कि यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है कि ये मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है जिसमें क्या होता है कि इसोफेगस की जो प्रोक्सिमल ब्लाइंड एंड है वो मतलब प्रोक्सिमल एंड ब्लाइंड एंडेड है, और दूसरा जो डिस्टल एरिया ट्रेकोएसोफेजियल फिस्टूला मतलब होता है डिस्टल पार्ट ऑफ इसोफेगस का, ये 90% होती है इन सब इसोफेजियल एट्रेसिया से। मतलब जो कॉमन फॉर्म होगा वो ये होगा। नाउ कम टू द रिगार्डिंग गट रोटेशन। गट रोटेशन पे उसके बारे में हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑप्शंस यहाँ पे हैं कि कंप्लीट रोटेशन कंसिस्ट ऑफ द 270 डिग्री, इनिशियली गट अंडरगोन 180 डिग्री। ये तो गलत है क्योंकि जब इनिशियली जाती है तो वो 90 डिग्री रोटेशन करती है। ड्यूरिंग रोटेशन इट अंडरगोज 80 to 90 रोटेशन, ये भी रॉन्ग है ऑप्शन। स्टमक अंडरगोज रोटेशन इन 1 डायरेक्शन ओनली, ये भी गलत है क्योंकि जो स्टमक होता है वो 2 डायरेक्शंस में रोटेट करता है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल और दूसरा होता है एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस में। एंड ड्यूडिनम डज नॉट अंडरगो 90 इन एनी रोटेशन। तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो ये है कि कंप्लीट रोटेशन जो होती है वो हमारी 270 डिग्री की होती है। पहले जब जाती है फिजियोलॉजिकल हर्निएशन होती है तो 90 डिग्री होती है, रिटर्निंग वक्त बकाया 180 डिग्री होती है। तो जब सबको मिलाएंगे तो हमारी कितनी होगी? 270 डिग्री होगी। दूसरे जो क्वेश्चंस हैं यानी कि BCQ टाइप इंपॉर्टेंट लाइक किस पूछे जाते हैं, लाइक रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स के कौन से हो गए? रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स हमारे असेंडिंग डिसेंडिंग कोलन हो गए, स्प्लीन हो गई, पेनक्रियाज हो गया, ड्यूडिनम का जो सारा का सारा पोर्शन रेट्रोपेरिटोनियल है एक्सेप्ट द ड्यूडिनल केप। यानी कि रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उनके एग्जाम्पल्स पे भी। जैसे कि हमने पहले जो BCQ सोल्व किया था वो रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन्स की डेफिनेशन पे था। दूसरा जो क्वेश्चन है कि कोलाइकल मेम्ब्रेन कब रप्चर होती है?
7th वीक में हमारी रप्चर होती है। इम्परफोरेट एनस क्या होती है। एंड दूसरा क्वेश्चन था कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ द गट अट्रेजिया एंड स्टेनोसिस। अट्रेजिया का मतलब होता है ब्लॉकेज, स्टेनोसिस का मतलब नेरोइंग। तो ये क्यों होती है? ड्यू टू रिकैनलाइजेशन। रिकैनलाइजेशन मतलब ल्यूमेन ही नहीं बनती है, तो जिसकी वजह से ये होता है। दूसरी चीज़ है प्रोजेक्टाइल वोमाइटिंग अकर्स इन कौन, यानी कि ये क्वेश्चन था कि कौन से एब्नॉर्मलिटी में प्रोजेक्टाइल वोमाइटिंग होती है, तो वो हमारी होती है पायलोरिक स्टीनोसिस में। क्योंकि पायलोरिक स्टीनोसिस में क्या होता है कि जो हमारे मतलब स्टमक होता है, उसका जो पायलोरिक पार्ट होता है, तो यहाँ पे क्या होती है मतलब जो टिश्यूज़ होते हैं नेरोइंग होते हैं, टिश्यूज़ की ग्रोथ नहीं होती, वो नेरो हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो जाता नहीं है अंदर, तो नतीजन क्या होगा कि जो बेबी होगा वो प्रोजेक्टाइल वोमाइटिंग के साथ पेश होगा। तो ये हमने किस में स्टडी किया था? पायलोरिक स्टीनोसिस में स्टडी किया था। दूसरा क्वेश्चन था कि मोस्ट डेंजरस डिजीज़ कौन सी है? वो ओम्फेलोसील है, उसको ज़्यादा डेंजरस करार दिया गया है। क्यों इसे हम डेंजरस इतना बोल रहे हैं? क्योंकि ये डिफरेंट मतलब दूसरे डिजीज से भी एसोसिएटेड होती है, लाइक कार्डिक डिफेक्ट्स हो गए, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हो गए, उसके ज़्यादा क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं ओम्फेलोसील वाले बच्चों में। देन व्हाट इज़ द एन्युलर पेंक्रियाज? एन्युलर पेंक्रियाज जो हमारा डिफेक्टिव डिसऑर्डर स्टडी किया था कंजेनाइटल पेंक्रियाज का, जिसमें मतलब जो वेंट्रल बड के 2 पार्ट्स थे वो सराउंड कर रहे थे ड्यूडिनम को, जिसकी वजह से हम उसे एन्युलर पेंक्रियाज बोल रहे थे। इस पर भी काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं। उस भी क्वेश्चंस थे कि जो मैंने पीछे सॉल्व किए हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ द वेंट्रल बड ऑफ द पेंक्रियाज, एन्युलर पेंक्रियाज पे काफ़ी ऑस्पीज आ चुकी हैं। गट रोटेशन कैसे होती है, डायग्राम ऑफ द राइट साइडेड कोलन एंड मेल फॉर्मेशन ड्यू टू द एन्युलर पेंक्रियाज। DCQ पॉइंट से काफ़ी अलावा भी थी। जो हेपेटो प्रोफेसर्स काफ़ी प्रेफर करते हैं इन चीज़ों को पूछने में वाइवा में या BCQs में। लाइक हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट जो होती है उसमें क्या कंटेंट करता है? उसमें हमारा पोर्टल ट्रायड होता है जो बाइल डक्ट, पोर्टल वीन एंड हेपेटिक आर्टरी कंटेंट करता है। तो एक क्वेश्चन हो सकता है कि हेपेटोड्यूडिनल लिगामेंट क्या कंटेंट करता है? ड्यूरिंग द फर्दर डेवलपमेंट एपिथेलियल लिवर कोड्स intermingle with the white line and umbilical veins which form the hepatic sinusoid। यानी आपसे बार बार में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हेपेटिक साइनोसाइड कैसे बनते हैं, तो आप सिंपली बता सकते हैं कि जब लिवर कोड्स इंटरमिंगल करते हैं वेसल्स से, वो कौन सी वेसल्स होती हैं? व्हाइट लाइन एंड अम्बिलिकल वीन्स, जिससे मिलके इंटरमिंगल होके हमारे साइनोसाइड्स बनते हैं। Duplication of the intestinal loops and cyst may occur anywhere along the length of the gut tube and they are most frequently found in the region of the ileum। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि जो हमारे मतलब लूप्स होते हैं, डुप्लीकेशन और सिस्ट, ये ज़्यादातर मतलब किसी भी जगह पे हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर किस में कॉमन होते हैं? इलियम में कॉमन होते हैं। एप्पल पील अट्रेजिया, द अट्रेजिया एंड द प्रोक्सिमल जोजिनम। यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये पूछ सकते हैं कि ये किस जगह पे होती है? ये जोजिनम के प्रोक्सिमल में होती है। इम्परफोरेट एनस पे भी BCQ आ चुका है। जो इसमें यहाँ था कि इम्परफोरेट एनस क्या है, तो वो होती है बेसिकली जब हमारी एनल मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो मतलब ओपनिंग बनती है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी एनल मेम्ब्रेन रप्चर ही नहीं हो रही है, तो हम इसे बोल रहे हैं इम्परफोरेट एनस। नाउ कम टू द ACQs। अब प्रीवियस पेपर्स में ये डेवलपमेंट ऑफ स्टमक पे ACQ आ चुका था, तो मैंने सोचा कि ACQ लिखा जाए और उसका पैटर्न बताया जाए कि ACQ कैसे लिखते हैं। ACQ basically is a full form of the structured essay questions, not the short essay questions. It is the full form of the structured essay questions। अब आपको बोला गया है कि आपको स्टमक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द स्टमक पे लिखना है। तो पहले क्या करना है, आपको एक क्लियर राइटिंग में अच्छे से मतलब लिखना है, शॉर्ट वे में, जिसमें आपकी पूरी चीज़ें क्लियर हो जाए। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि स्टमक अपीयर्स एज अ फ्यूजिफॉर्म डायलेशन ऑफ द फोरगट इन द 4th वीक ऑफ द डेवलपमेंट। यानी कि ये किससे अराइज होता है? फोरगट से अराइज होता है। फोरगट का पार्ट होता है किस वीक में डेवलप होता है? 4th वीक में डेवलप होता है। ड्यूरिंग द फॉलोइंग वीक के इसकी अपीयरेंस और चेंजेस ज़्यादा ग्रेटली चेंज होती हैं। पोजिशनल चेंजेस क्यों होती हैं? क्योंकि ये 2 डायरेक्शन में रोटेट करता है। इसकी रोटेशन को बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही रोटेशन होती है जैसे असली शक्ल देती हैं। स्टमक रोटेट्स 90 डिग्री क्लॉकवाइज अराउंड इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस।
जो कि इस लेफ्ट साइड को एंटीरियरली फेस करती है, राइट साइड पोस्टीरियरली फेस हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व सप्लाई भी इसकी चेंज होती है। लेफ्ट वेगस नर्व लेफ्ट साइड ऑफ स्टमक को इनर्वेट करती है, जो हम अभी यहाँ पे इंटीरियर वाल को सप्लाई कर रही है, एंड राइट वेगस नर्व सप्लाई करती है पोस्टीरियर वाल को। ग्रेटर एंड लेसर कर्वेचर्स भी बनते हैं ड्यू टू मतलब डिसअप्रोप्रिएट ग्रोथ मतलब होती है, कम ज़्यादा ग्रोथ होती है, पोस्टीरियर ज़्यादा ग्रो करती है, इसीलिए हमारी ग्रेटर कर्वेचर्स बनते हैं। And due to rotation of anterior posterior axis, cardiac portion moves to left and slightly downward, and cardiac and pyloric part moves to the right and upward, and now the stomach is fully developed. So basically इसमें मैंने कौन सी चीज़ों को प्रेफर किया कि ये कहाँ से डेवलप हो रहा है और ये किस वीक में डेवलप हो रहा है, कौन सी रोटेशंस डेवलप हो रही हैं, इसकी सप्लाई क्या है और कैसे इसके पाइलोरिक और कार्डिक पार्ट में चेंज हो रही है, जिसे मैंने इसकी फुली डेवलपमेंट बता दी। देन मैंने जल्दी से एक छोटी सी डायग्राम भी बना दी। अब ये आप पे डिपेंड करता है, लाइक मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स लिखते हैं, जो आप लिखेंगे वो सब लिखेंगे, लेकिन जो डिफ्रेंशिएट करने वाली पॉइंट होती है ना, वो आपका ज़्यादा कलरफुल करना उसको। एक तो पॉइंट एक पेन से आपको ये लिखना है, दूसरा जो उसको हाईलाइटिंग करना, ज़्यादा उसमें कलर जाना, ताकि जो पढ़ने वालों को अट्रैक्टिव लगे, तो आपको पढ़ेगा वो और अच्छी मार्क्स भी देगा। और दूसरी चीज़ है आपकी डायग्राम एनाटॉमी के पेपर्स में या इसमें फिजियोलॉजिकल पेपर्स में बहुत ज़रूरी होता है बनाना, क्योंकि इससे आपकी अटेंशन बनती है, फिगर से ज़्यादा क्लियर भी होता है और एक आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट बनती है, ताकि आपको एससीक्यू पे फुल मार्क्स मिले। दूसरा जो एससीक्यू था कि राइट डाउन द डेवलपमेंट ऑफ द ड्यूडिनम एंड इट्स एनोमलीज, उसकी एनोमलीज को लिखें। सो डेवलपमेंट ऑफ द ड्यूडिनम भी ऐसे ही लिखी जैसे कि स्टमक की डेवलपमेंट लिखनी है कि ये कहाँ से डेवलप होता है। टर्मिनल पार्ट ऑफ द फोरगट एंड सेफलिक पार्ट ऑफ द मिडगट फ्रॉम द ड्यूडिनम, ये दोनों मिलके हमारे ड्यूडिनम को बनाती हैं। द जंक्शन ऑफ द पार्ट्स इज डायरेक्टली डिस्टल टू द ओरिजिन ऑफ द लिवर बर्ड, जैसे कि स्टमक रोटेट होता है तो ड्यूडिनम की पोजीशन भी चेंज होती है, वो सी शेप ले लेता है। दिस रोटेशन काजेज द शिफ्टिंग ऑफ द ड्यूडिनम फ्रॉम इनिशियल स्ट्रेट पोजीशन, पहले स्ट्रेट होती है वो राइट साइड पे चला जाता है। अब जैसे कि इसके पोजीशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि ये कैसे हमारी रेट्रोपेरिटोनल बनती है, और जो हमारा पार्ट होता है पहला पार्ट वो ड्यूडिनल केप जो वो इंट्रापेरिटोनल रह जाता है। ड्यूरिंग द सेकेंड मंथ में क्या होता है कि उसमें ल्यूमेन में ड्यूडिनम में सेल्स ओब्लिटरेटेड होती है, लेकिन क्या होता है कि ल्यूमेन जो होती है वो रिकेनलाइज शॉर्टली आफ्टर हो जाती है। ड्यूडिनम की सप्लाई बता दी, ब्लड सप्लाई की, वो जैसे कि दोनों पार्ट से ड्राइव हो रहा है तो उसकी सप्लाई भी डुअल होगी, यानी कि सेफलिक आर्टरी और सुपीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी दोनों सप्लाई करती हैं। एनोमली जो मोस्टली होती है, कॉमनेस्ट एनोमली जो होती है ड्यूडिनम की, वो होती है रिकेनलाइजेशन की फेल्यूर, यानी रिकेनलाइजेशन नहीं हो पाती है और ओब्लिटरेटेड ल्यूमेन होती है। जहाँ पे मैंने बताया है कि कैसे उसकी रिकेनलाइजेशन होती है, तो यहाँ पे ड्यूडिनम सॉलिड स्टेज में है, जब उसमें अंदर केनास फॉर्मेशन हो रहे हैं, कैविटी फॉर्मेशन हो रही है, तो उसके अंदर हमारी क्या हो रही है, रिकेनलाइजेशन हो रही है। रिकेनलाइजेशन के नतीजे में ल्यूमेन बनेगी और हमारे ड्यूडिनम हो जाएगी। जब रिकेनलाइजेशन नहीं होगी तो हमारे ड्यूडिनल एट्रेजिया होंगे या ब्लॉकेज होगी। सो इन दिस पार्ट ऑफ द वीडियो, इस पार्ट ऑफ वीडियो में हमने डिस्कस किया था कुछ BCQs को और ACQs को। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, सो मैंने दूसरा पार्ट भी बनाया है OSPI का, जिसमें हम OSPI को डिस्कस करेंगे कि कौन सी OSPIs आ चुकी हैं। वैसे मैंने डिस्कस कर ली थी अपने जब स्टडी करवाया था आपको डिफरेंट टॉपिक्स को, लेकिन हम फिर से हाईलाइट करेंगे और पास्ट पेपर्स की OSPIs को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये चाहिए पास्ट पेपर्स तो मैं इनकी पिक्स अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज मेडिकल विद आयशा वगन पे अपलोड कर दूँगी। अगर आपको चाहिए तो वहाँ से ले लीजिए एंड फॉलो माई बोथ पेजेस। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर विथ योर लव्ड वंस। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।